चलिए तो फाइनली हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी हम स्टार्ट कर लेते हैं, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। यूनिट नंबर आपकी 13 है, ठीक है। उससे पहले हमारी सभी यूनिट हो चुकी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप चैनल पर विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में एक्चुअल में क्या होता है, क्या कुछ फंक्शनिंग होती है। यहाँ से जो क्वेश्चंस आए हैं ना, मैं आपको बता भी देती हूँ, इस चैप्टर के अंदर ये सभी टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनका आंसर भी मैं आपको देने वाली हूँ कि क्या कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, क्या फंक्शंस है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग है। ये सारे के सारे टॉपिक इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है। सो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल की मदद से हम पूरे चैप्टर को समझेंगे। ओके, तो चलो बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल क्या कहता है, सुनो। अब एक तरफ भाई आपको आपने कभी डिमांड की हो, अब आपने कभी सोचे कि आप यहाँ हैं, आप कस्टमर हैं, ठीक है। आपने सोचा था कि ना अब की बार ना डिज़ाइन कुछ, जैसे अभी देखो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, ठीक है, होली दिवाली आई है, करवा चौथ आ रहा है, तो जो डिमांड है प्रोडक्ट्स की क्या चल रही है कि इस तरीके का जो प्रोडक्ट है, फैब्रिक इस कपड़े का इस तरीके का होना चाहिए, कपड़े में डिज़ाइन इस तरीके का होना चाहिए। कस्टमर ने लास्ट ईयर एडवाइस दी थी कि नेक्स्ट टाइम ना कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट होना चाहिए। कोई ना कोई सजेशंस जो दिए जाते हैं ना, आइडियाज़ दिए जाते हैं, या तो कस्टमर के द्वारा किए जाते हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कैसी होती है। याद है कि प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक आइडिया होता है। वो आइडिया कहाँ से आता है, आपके कस्टमर से आता है, आपके कंपटीटर से आता है, आपके जितने भी मार्केट के अंदर जो सर्वाइवर करने वाले हैं, सर्वे करने वाले हैं, उनसे आता है, ठीक है। उन्होंने देखा कि यहाँ कस्टमर इस तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, और ये डिमांड के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप इधर साइड भेजेंगे। कस्टमर से क्या जाएगा, आपके मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, तभी तो मैन्युफैक्चरर क्या करने वाला है, उस चीज़ को बनाने वाला है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चरर है, या मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि ये प्रोड्यूसर है, राइट। समझ में आ रहा है। वो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाएगा, और फाइनली बनने के बाद वो क्या करने वाला है, आगे की ओर भेजने वाला है, राइट। अच्छा, क्या ये मैन्युफैक्चरर के लिए पॉसिबल है कि वो इंडिया के अंदर, इवन इंडिया के बाहर तक भी, एक अकेला जो मैन्युफैक्चरर है अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो सारे के सारे कस्टमर तक रीच कर सके? नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। तो यहाँ पर कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में ये जो गैप है ना, इतना बड़ा गैप है, इसको फिल किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द इंटरमीडिएटरीज। दैट मीन्स कि इनके बीच में भी कोई लोग होते हैं जो कि किसका काम करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं, कि हाँ जी मैन्युफैक्चरर से सामान लिया और फाइनली कस्टमर तक पहुंचाया। और इस ब्रिज के अंदर काफ़ी सारे, कहते हैं ना कि आप उधर साइड पुल पे खड़े हैं, आपको ये जो नदी है वो पार करनी है, तो आपको क्या जरूरत होगी, एक पुल की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर जो पुल है वो कौन है, आपके जितने भी इंटरमीडिएरीज हैं, जैसे कि आपका होलसेलर, ठीक है, जैसे कि आपके रिटेलर हैं, जैसे कि आपके जैसे शॉपकीपर हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी जगह पर रिटेलर और शॉपकीपर को एक माना जाता है, पर कुछ जगह अलग अलग माना जाता है। हम एग्जांपल की तरफ से ले सकते हैं, ठीक है। एजेंट हो सकते हैं, ब्रोकर हो सकता है। सो कहने का मतलब कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए एक ब्रिज का काम करते हैं। वो ब्रिज के अंदर कौन कौन सी पार्टीज इंक्लूड होती है, होलसेलर, रिटेलर, शॉपकीपर, एजेंट, ब्रोकर, ये सभी होते हैं। जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, जो राइट गुड्स है, ठीक है, राइट टाइम पे पहुंच जाए, राइट प्लेस पे पहुंच जाए, इन सभी को ध्यान में रखने के लिए हम इन इंटरमीडिएटरीज का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चरर एक साथ इतने सारे फंक्शनिंग करने में थोड़ा सा इनकेपेबल रहने वाला है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग की कैपेबिलिटीज़ है वो ऑब्वियस सी बात है लिमिटेड ही रहने वाली है ना। तो आपने इस बात को ध्यान रखना है। जब भी आपने कभी दुकानदार से बोला है कि हाँ जी ये सामान है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं मंगवा दूंगा। अरे भाई मंगवाएगा कहाँ से, ऑब्वियस ही बात है बीच में कोई होलसेलर होगा, उससे उनसे सामान लेता होगा, ठीक है, रिटेलर होता होगा। अब यहाँ पे ना होलसेलर रिटेलर का एग्जैक्ट मतलब समझते हैं, ठीक है। जब क्या होता है कि जब मैन्युफैक्चरर से आप बल्क में सामान खरीदते हो, सेम टाइप का खरीदते हो, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट खरीदते हो, वैसे इंसान को कहा जाता है होलसेलर, ठीक है। और जब होलसेलर के पास, अब देखो मैन्युफैक्चरर से तो कम ही होगा, अब मैन्युफैक्चरर के पास ना काफ़ी सारे होलसेलर होंगे, ठीक है, जो इस तरह की, जैसे मान लीजिए मेरा जो प्रोडक्शन है ना गारमेंट्स का है, तो मेरा जो प्रोडक्शन गारमेंट का है, मैंने प्रोड्यूस किए गारमेंट्स के जितने भी गारमेंट्स हैं, ठीक है, और उनको खरीदने के लिए सारे के सारे होलसेलर्स आ गए मेरे पास।
तो मैंने क्या किया, इनको क्या दिया है, अपने सभी के सभी प्रोडक्ट दे दिए हैं, ठीक है। ये फाइनली फिर आगे अपने अपने रिटेलर्स के पास भेजेंगे। रिटेलर्स क्या होगा, जितना सामान इन्होंने खरीदा ना उससे कम वैरायटी में अलग अलग वैरायटीज़ में खरीदेंगे, ठीक है। मीन्स की स्मॉल तो क्वांटिटी होने वाली है और यहाँ पर वैरायटीज़ के ऊपर फोकस किया गया है। दैट मीन्स हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट को खरीदा जाएगा, मीन्स कि अलग अलग वैरायटीज़ को खरीदा जाएगा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर, राइट। तभी तो आपने देखते हो कि शॉपकीपर के पास जो होती है ना, ठीक है, आपके पास एक लिमिटेड एक शेल ही होता है जिसको वो क्या है फिल करके रखता है अपने प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। अगर एक होलसेलर को देखोगे तो पूरी एक तरफ की ऐसे दीवार पूरी फिल होती है एक ही नेचर के प्रोडक्ट की, है ना। तो होलसेलर क्या करता है, बल्क में सामान खरीदता है, किससे, मैन्युफैक्चरर से। और रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से ही स्मॉल क्वांटिटी में सामान खरीदता है और इसके बाद ये शॉपकीपर भी खरीद सकता है, जैसे कि छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, ठीक है। एजेंट इनके बीच में ही होता है जो कि यहाँ से यहाँ तक सामान पहुँचाने में आपको मदद करता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो तभी तो कहते हैं कि इनके बीच में एक रिलेशन होता है। जैसे ही हमारे कस्टमर से इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी कि हाँ जी कस्टमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, उधर की साइड जाती है। जैसे ही प्रोडक्ट बन जाता है वो फाइनली कस्टमर के पास पहुंचता है। फिर उसके रिगार्डिंग जो पेमेंट होती है, ध्यान सुन लो कि जो पेमेंट होती है वो आपकी बैकवर्ड जाती है। तो यहाँ पे जो अगर फ्लो की बात की जाए ना, आपका फ्लो कैसा हो सकता है, एक तो फॉरवर्ड फ्लो होता है, ठीक है, एक आपका बैकवर्ड फ्लो होता है। फॉरवर्ड का मतलब क्या है, आगे की ओर जा रहा है। अगर मैं मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो यहाँ पे फॉरवर्ड कौन सा हो रहा है कि ये प्रोडक्ट को आगे की ओर लेके जा रहा है। अच्छा, इसके पास बैकवर्ड कैसे हो रहा है कि इसके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो पीछे की ओर आ रही है, पीछे से आ रही है, कस्टमर से आ रही है। अच्छा, जो पैसे हैं वो पीछे से आ रहे हैं, कस्टमर से आ रहे हैं। सो यहाँ पर जो बैकवर्ड के अंदर ये आपके दो पॉइंट आ जाएंगे कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है और जो आपका पैसा है, मनी है, वो क्या है, आपकी बैकवर्ड फ्लो है विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरर। और फॉरवर्ड कौन सा है, आपके पास प्रोडक्ट है कि आप प्रोडक्ट या फिर मैं कहूँ कि अगर कोई सर्विसेज दे रहे हो तो वो आपके फॉरवर्ड रहने वाली है, ठीक है। अगर विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, और देखो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, फॉरवर्ड क्या हो रही है, इन्फॉर्मेशन हो रही है, फॉरवर्ड क्या हो रहा है, मनी हो रही है। बट यहाँ पे बैकवर्ड क्या है, प्रोडक्ट है, सिंपल है। सो इस चैप्टर के अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। हमने मीनिंग तो डिस्कस कर लिया है, फ्लो भी डिस्कस कर लिया है, अब इसके फंक्शंस की भी डिस्कस कर लेते हैं। जरा सा पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपको ये जो नोट्स मैंने इस तरीके से प्रोवाइड किया कि आपको एग्जाम में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, मीनिंग कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, सारा का सारा चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई है। देखो क्या लिखा हुआ है कि मॉडर्न बिजनेस के अंदर क्या है, आज के टाइम में जो आज के वर्ल्ड के अंदर जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, ठीक है। और इतने ज़्यादा कस्टमर हो गए, उनकी जो सोच है, उनकी जो टेस्ट है, उनके जो प्रेफरेंस है, उनके जो बिहेवियर, उनकी जो वैल्यू, उनका जो एटीट्यूड है, उनका ऑक्यूपेशन है। पता है हमने कितने टाइप में हमने प्रोडक्ट को क्लासीफाइड किया था, पता है हमने सेगमेंटेशन किया था। अब इन सब का इतने बेसिस पे प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। उनको मेंटेन करने के लिए बीच में पर्सन भी रिक्वायरमेंट होंगे। जैसे ही मैंने कहा कि मेरे को बीच में एक ब्रिज की तरह एक प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इन सभी इंटरमीडिएटरीज को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, ब्रोकर, शॉपकीपर को। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब क्या है, एसेंशियल टू द ब्रिज द गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कस्टमर, कंज्यूमर। कंज्यूमर है एक तरफ, हमारा पास मैन्युफैक्चर था, उन दोनों के बीच का जो गैप है उसको रिमूव करने के लिए हमें एक ब्रिज की रिक्वायरमेंट होगी। और वो जो ब्रिज है वो क्या काम करेगा कि जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल करवाए, राइट प्लेस पे करवाए, राइट टाइम पे करवाए, राइट क्वांटिटी में करवाए। ये नहीं है कि आपने मांगा कुछ था, मीन्स कि कस्टमर ने मांगा कुछ था, आप देके कुछ आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि उनके प्रोडक्ट की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो। दूसरा कि वो एम क्या है उनका, मैक्सिमाइज करना, मार्केट में वो जितना ज़्यादा हो सके स्प्रेड कर सके। क्योंकि जितनी ज़्यादा, मैं आपको बताती हूँ आपको एक बात कि जो भी कोई इंडस्ट्री होगी ना, वो इंडस्ट्री चाहेगी, मीन्स कि जो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल के अंदर मैन्युफैक्चर था ना, वो चाहेगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है ना इंडिया के हर कोने में जाए, मेरा जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड के हर कोने में जाए। तो जितना ज़्यादा हो सकेगा वो अपने होलसेलर को क्रिएट करना सोचेगा, ठीक है। इसका इंडस्ट्रियल वर्क है। अच्छा, एक जो होलसेलर है या फिर मैं कहूँ कि रिटेलर है यहाँ पर, वो क्या सोचेगा कि जितना हो सके मैं उतना से ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ।
ठीक है। तो सबके जो आस्पेक्ट है वो अलग अलग है सबकी। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे मेन बात की जा रही है प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर की मेन एम क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया के अंदर फैले, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाए कि हाँ जी ये प्रोडक्ट ये है, और साथ में कस्टमर को सेटिस्फाइड करे। सो ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की अगर बात की जाए तो एक बात की जा रही है, एक पाथ है। अब आपने देखा कि ये रास्ता जा रहा था कि आप कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो, है ना। एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को भी फ्लो करते हो, आप अपने इंफॉर्मेशन को भी फ्लो करते हो, आप अपनी मनी को भी फ्लो करते हो, आप हर चीज़ का फ्लो होता है। तो एक ये पाथ है, एक रूट है, एक रास्ता है जिसके विद द हेल्प हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर लेके जाने में ये मदद करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके अंदर काफ़ी सारे इंटरमीडियरीज इंक्लूड होते हैं, वो आपके मैंने बताया, होलसेलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एजेंट होते हैं, रिटेलर होते हैं, राइट। समझ में आया। तो अगर मैं बात की जाए तो यहाँ पर देखो, वैसे अगर मैं कहूँ कि मैन्युफैक्चरर से आपका डायरेक्ट कस्टमर की ओर जा रहा है तो ऑब्वियस ही बात है आपको ज़्यादा, वैसे ये पॉसिबल तभी होगा जब क्या है, प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा वैरायटी नहीं होगी, है ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को प्रोड्यूस करने में और उसको फाइनली कस्टमर तक पहुँचाने में थोड़ी दिक्कत कम होगी क्योंकि उसमें वैरायटीज़ नहीं है। या मैं कहूँ कि आपका जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा हैवी है, या फिर मैं कहूँ कि लग्जरी है, जैसे कि डायमंड हो गया, है ना। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके ये लेवल से बेटे, ठीक है। आपके पास इंफॉर्मेशन आई, देन उसके बाद आपने मैन्युफैक्चरर ने गुड्स को प्रोड्यूस किया, देन उसके बाद आगे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, फाइनली कस्टमर तक पहुँचेगा। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे, पहले मैं ऐसे करती हूँ, लेवल बता देती हूँ। ठीक है, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है आपके दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है आपका डायरेक्ट चैनल, एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल का मतलब क्या है कि जहाँ पर किसी भी तरह का इंटरमीडिएटरी पर्सन नहीं इंक्लूड होता, मीन्स कि कोई भी पर्सन इंक्लूड नहीं होता। सीधा क्या होता है कि आपके जो प्रोड्यूसर है उससे डायरेक्ट आपके कस्टमर के पास जाता है ये सामान। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, फार्मर ने क्या किया, किसान ने अपनी जो खेती का जो भी उन्होंने प्रोडक्शन किया था वो फाइनली जो क्या है, फार्मर मार्केट के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। ये एग्जांपल रहेगा आपका डायरेक्ट मार्केटिंग का, डायरेक्ट चैनल का, कि जिसके बीच में कोई भी पर्सन नहीं आ रहा। क्योंकि अब देखो वो डायरेक्ट मार्केट में जा रहा है, सीधा अपने जो दुकानदार है उसको सेल कर रहे हैं, उसके लिए वो डायरेक्ट है। अच्छा, अब इन केस मैं कह रही हूँ कि इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि मैंने क्या किया है, होलसेल जो प्रोड्यूसर है उसने क्या किया, होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने फिर फाइनली कस्टमर को दिया। अब यहाँ पे ये दो बीच में इंक्लूड हुए हैं तो इनको हम कहेंगे इंटरमीडिएरीज। चाहे एक इंक्लूड हो, चाहे दो इंक्लूड हो, चाहे तीन इंक्लूड हो, चाहे चार इंक्लूड हो, उन सभी को हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट चैनल ही कहेंगे। पर कहने का मतलब अलग हो जाएगा कि यहाँ पे डायरेक्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको नाम दूं तो इसको बोला जा सकता है जीरो लेवल, कोई भी इनमें से इंक्लूड नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक है तो वन लेवल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, अगर दो है तो ये टू लेवल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, अगर ये तीन है तो ये थ्री लेवल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, अगर ये 4 है 5 है, इसे फिर हम कहेंगे मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया? ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होते हैं। देखो ये लिखा हुआ है कि अगर प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कस्टमर की ओर जा रहा है तो उसे जीरो लेवल कहेंगे, सो सिंपल, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में एक पर्सन इंक्लूड है, चाहे वो होलसेलर हो सकता है, चाहे वो एजेंट हो सकता है, चाहे वो रिटेलर हो सकता है, चाहे वो ब्रोकर हो सकता है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, कोई भी एक पर्सन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वन पर्सन लेवल कहेंगे, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट की बात की जाए, अगर उसमें एक से ज़्यादा हो तो उसे हम कहेंगे मल्टीपल या फिर टू, अगर ऐसा आप नाम दे सकते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। फ्लो मैंने आपको बता दिया, इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है, प्रोडक्ट का फ्लो होता है, नेगोशिएशन होता है, नेगोशिएट दैट मीन्स बातचीत की जाती है, और साथ में क्या लिखा हुआ है, ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब क्या होता है, ऑनरशिप का मतलब होता है कि आप गुड्स देते हो कस्टमर को और उसके बदले में आप पैसा लेते हो, तो यहाँ पे ऑनरशिप भी ट्रांसफर होती है, ऑनरशिप भी फ्लो हो रही है, राइट। जो पहले मैन्युफैक्चर किसी चीज़ का ओनर था, अब फाइनली वो कस्टमर उस चीज़ का ओनर हो गया है ना। तो यहाँ पे फ्लो के बारे में बात की गई है, ठीक है। ये देखो फिजिकली फ्लो के बारे में बात की जा रही है, फिजिकली दैट मीन्स जो आपके गुड्स के बारे में बात की जा रही है। गुड्स हमेशा आगे की ओर जाएगा, मैन्युफैक्चरर से वो डायरेक्ट कस्टमर के ऊपर भी जा सकता है, जिसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अगर वो मैन्युफैक्चरर से फिर ट्रांसपोर्टेशन या फिर वेयर हाउस के पास जा रहा है, फिर डायरेक्ट कस्टमर में जा रहा है, तो मीन्स की एक पर्सन बीच में एज ए इंटरमीडिएट इंक्लूड हो गया। अगर ये आगे से फिर डायरेक्ट जा रहा है तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, एक सेकेंड, आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है,
वो प्रोड्यूसर से सीधा कस्टमर की ओर भी जा सकता है, वो सीधा प्रोड्यूसर से रिटेलर फिर उसके बाद कंज्यूमर के पास जा सकता है। इसे 1 कहेंगे, इसे 0 कहेंगे। अगर वो प्रोड्यूसर से पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर कस्टमर के पास, फिर इसे हम क्या कहेंगे 2 लेवल के बारे में बात की जाएगी। यहाँ पर क्या है, मल्टीपल है। क्लियर है? तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि यहाँ जो फ्लो है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पेमेंट के फ्लो, पेमेंट हमेशा बैक की ओर आ जाती है, ये आपका बैकवर्ड फ्लो है। इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की जाए तो इन्फॉर्मेशन कहीं से भी आ सकती है, फाइनली आपके सप्लायर तक पहुंचेगी, सप्लायर दैट मीन्स मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचेगी, तो वो भी क्या है, बैकवर्ड फ्लो है। उम्मीद करेंगे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल से टर्म्स थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की। फंक्शंस क्या है? फंक्शंस क्या है? देखो, जो मैंने आपको बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ये एक क्या रोल अदा करता है, बताओ मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो क्या हो रहा है कि जो गुड्स है वो ट्रांसफ़र हो रही है, नहीं हो रही है? वो ट्रांसफ़र हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, कस्टमर ने इन्फॉर्मेशन दी, उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरर ने बनाया, मैन्युफैक्चरर ने बनाते ही अपने कस्टमर को दे दिया। तो यहाँ पे गुड्स का ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर्विसेज का ट्रांसफ़र हो रहा है, नहीं हो रहा है? यस। अच्छा, दूसरा यहाँ पर फंक्शंस क्या है? अगर इनकेस कस्टमर की डिमांड नहीं है, जैसे मैंने कहा कि अब दिवाली पर, ठीक है, मिठाई की बहुत ज़्यादा सेल होने वाली है, ठीक है, और गारमेंट्स की बहुत ज़्यादा सेल होने वाली है, मतलब अलग अलग वैराइटीज़ की अपने हिसाब से सेल होने वाली है। ठीक है, मैं मिठाई का एग्जांपल लेती हूँ। दिवाली आ रही है, मिठाई का हमारे पास प्रोडक्शन हमने कर दिया। ठीक है, हमने 20 दिन पहले प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया था, दशहरे के दिन हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया, जब तक फाइनली डिमांड ना आ जाए, दैट मीन्स कस्टमर की डिमांड मेरे पास नहीं आ जाती, तब तक मैं उसको क्या करके रखूँगी? ऑब्वियस है, मुझे स्टोर करके रखना पड़ेगा। जैसे ही मेरे पास डिमांड आ रही है, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए मुझे स्टोर से क्या निकालना पड़ेगा? सामान बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये भी एक फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का कि वहाँ पर स्टोरेज के बारे में बात करते हैं। मीन्स कि आप वेयर हाउस के अंदर अपने प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं जब तक डिमांड नहीं आती है। देखो क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले ट्रांजैक्शनल फंक्शन होता है कि बाइंग एंड सेलिंग के रिगार्डिंग जो भी आपकी प्रोसेस होती है कि मैन्युफैक्चरर ने बनाया, फाइनली कस्टमर तक पहुँचा दिया। ठीक है, लॉजिस्टिक फंक्शन के अंदर आता है कि जब हम क्या करते हैं, असॉर्टिंग का काम करते हैं। असॉर्टिंग का दैट मीन्स कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, मैंने कहा कि मेरे को मिठाई बनानी है। ठीक है, मिठाई बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? दूध चाहिए, खोआ चाहिए, पनीर चाहिए, इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सो मैंने कहा कि मेरे को मिठाई बनानी है। ठीक है, इस मिठाई बनाने के लिए जितने भी रॉ मटेरियल है, जितने भी मेरे पास मैं कहूँगी कि स्पेयर पार्ट्स है, उन सबको मैं कलेक्ट करूँगी। कलेक्ट करने के बाद मेरे को क्या, मैं उनसे क्या बनाने वाली हूँ? फिर सामान बना ली हूँ। बनाने के बाद मैं उसको क्या करने वाली हूँ? स्टोर करने वाली हूँ वेयर हाउस के अंदर, या फिर मैं कहूँगी किसी भी कंटेनर के अंदर। ठीक है, जैसे ही मेरे पास मेरे को सामने कस्टमर नजर आए, ठीक है, मैंने तो मिठाई बना के रख ली है। अब ये तो होता नहीं दुकानदार, हर दुकानदार सारे के सारे सामान बनाते हैं, नहीं ना, वो क्या करते हैं, किसी भी बड़ी दुकान से खरीदते हैं। अब ये मेरे पास आए भाई, ये मेरे पास हर साल क्या करते हैं, सामान बल्क में खरीदते हैं। मीन्स की 3 टन दे दो जी। ठीक है, वो होता है ना, टन समझते हो, 1000 किलो की बारे में बात की जा रही है। ठीक है, 3 टन दैट मीन्स 3000 किलो हमारे से रसगुल्ले ले गए हैं। ठीक है, गुलाब जामुन ले गए जा चुके हैं, बर्फी ले जा चुके हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आए हैं, कस्टमर आए हैं, दैट मीन्स शॉपकीपर आए हैं। वो क्या करेंगे, बल्क में मेरे से सामान खरीदेंगे। देन फाइनली हम उसको क्या करेंगे, सामान को ट्रांसपोर्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये लॉजिस्टिक फंक्शन भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर आता है कि असॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि जितनी भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है उनको कंबाइनिंग करने के लिए, दैट मीन्स जितनी भी जो मेन प्रोडक्ट है उनको कंप्लीट बनने के लिए आपको काफ़ी सारे क्या करने पड़ेंगे, इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे एक एग्जांपल ये रखा है यहाँ पे, टोयोटा जो कंपनी है, टोयोटा की जो गाड़ी है यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ पर क्या चाहिए, कम्बिनेशन डिफरेंट पार्ट्स चाहिए। जैसे कंपोनेंट कौन सा क्या क्या हो सकता है, इंजन है, टायर है, ठीक है, बॉनेट है, सीट है, बेल्ट है, ये गेयर है, बक्सा है, इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। आपने सभी चीज़ों को उन सप्लायर से खरीद लिया जो कि इन चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने इनको बनाया, ठीक है, ये गाड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है, फिनिश कार, जैसे दैट मीन्स हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और फाइनली इस कार को रेडी होने के बाद हम क्या करने वाले हैं, अपने वेयर हाउस के अंदर स्टोर करने वाले। अब ऑब्वियस ही बात है, वेयर हाउस ऐसे थोड़ी ना होता है, वेयर हाउस बहुत बड़ा होता है। इसको आपने क्या किया, यहाँ पे स्टोरेज किया अपने प्रोडक्ट्स को। स्टोरेज तब तक करेंगे जब तक हमारे पास क्या नहीं आ जाता, फाइनल कस्टमर की डिमांड नहीं आ जाती। जैसे ही कस्टमर की डिमांड आएगी, ये जो टोयोटा जो कार बनाई है, हमने प्रोड्यूस की है, इसके जितने भी कस्टमर्स हैं ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर, अपने रीजनल सेंटर पर, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर, ठीक है, आपने टीवीएस का कभी वो देखा है,
टीवीएस की जो शोरूम देखा है, ठीक है, इसी तरीके से इनके भी गाड़ीज़ के भी शोरूम होते हैं, वो अपने अपने शोरूम में क्या कर देंगे, फिर अपने डिस्प्ले में शो करेंगे, देन फाइनली ट्रांसपोर्टेशन होगी। क्लियर है, क्लियर है। आप इनको अलग अलग करके भी दिखा सकते हैं, मैंने एक में ही करके दिखा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फैसिलिटेटिंग द फंक्शंस के बारे में बात की जाए तो फिनेंस की फंक्शनिंग होती है, ठीक है, ग्रेडिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल की फंक्शनिंग होती है, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन की फंक्शनिंग होती है। दैट मीन्स आपके पास जो चैनल के अंदर प्रॉपर मेंबर होते हैं जो कि आपको, अब देखो आपने कोई सामान खरीदा है, ऑब्वियस ही बात आपको पेमेंट भी करनी पड़ेगी। पेमेंट करने का मतलब क्या है कि इन केस आपके पास पेमेंट ना हो तो ये सर्विसेज दी जाती है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर कि अगर मैंने कहा कि यहाँ पर ये जो मान लीजिए यहाँ पर है होलसेलर आया, होलसेलर कहता है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, ये मैन्युफैक्चर कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए बोला, आप ऐसे करो 200 यूनिट का जो कैश है इसका जमा करवा दो क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रोडक्शन स्टार्ट कर पाऊँ। ये क्रेडिट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। राइट, समझ में आया। तो फंक्शनिंग हो गया, फ्लो हो गया है आपके पास, और देन फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं कि जो आपके कस्टमर जो होते हैं, कस्टमर आपके दो तरीके के होते हैं, कंज्यूमर जो प्रोडक्ट जो होते हैं आपके दो तरीके के होते हैं। ये हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन क्या है। एक तो हमारे पास क्या होता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं, और एक हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं। याद है सभी को, कंज्यूमर प्रोडक्ट दैट मीन्स जो फाइनली क्या करने वाले हैं, एक पर्सनली हाउस होल्ड के लिए, या फिर मैं कहूँगी पर्सनली मुझे उसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे कन्वीनियंस गुड्स आते हैं, शॉपिंग गुड्स आते हैं, स्पेशलाइज्ड गुड्स आते हैं, और अनशाउट गुड्स आते हैं। कौन से आते हैं, अनशाउट गुड्स, ठीक है। कन्वीनियंस गुड्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे गुड्स होते हैं जो कि आप फ्रिक्वेंटली बेसिस पे आप उनको चीज़ों को खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कि आपने दूध खरीदा, दही खरीदी, ठीक है, कोई भी वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, ठीक है, उन सभी को खरीद रहे हो, जिनका प्राइस क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, लो होता है, उनको बोला जाता है। शॉपिंग गुड्स होते हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा आप एफर्ट लगाते हो, कंपैरिजन करते हो। स्पेशलिस्ट गुड्स होते हैं जैसे कि आप बहुत सारे सालों के बाद खरीदते हो, जैसे कि घर हो गया, ठीक है, आप गाड़ी खरीद रहे हो, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ता है, कंपैरिजन करता है, क्योंकि इनकी जो प्राइस होती है सबसे ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं कि ऐसे गुड्स जो कि आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं खरीदते हो, आप किस लिए खरीदते हैं, आपकी नेक्स्ट प्रोडक्शन को करने के लिए आप इस चीज़ों को खरीदते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए आप खरीदते हो। जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, सप्लाई हो गया, सर्विसेज की होगी, ये सभी के सभी गुड्स क्या होंगे आपके इंडस्ट्रियल गुड्स और इनके बीच में होंगे। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अब बात की जाती है इनके बेसिस पे ना हमारा चैनल डिसाइड होता है कि हमारा प्रोडक्ट का चैनल कैसा होना चाहिए। अब देखो कंज्यूमर गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स है तो ऑब्वियस ही बात है बायर कैसे मिलेंगे आपको, बायर कैसे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और ऐसे बायर मिलेंगे जो फ्रीक्वेंटली बेसिस पे उनको यूज़ करते हैं। सो ऑब्वियस ही बात है इस टाइम पर हम क्या करने वाले हैं, इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ करने वाले हैं। हम लंबे चैनल का यूज़ करेंगे क्योंकि आपको पता है कि इनके कस्टमर बहुत सारे हैं, हर एरिया के अंदर है, काफ़ी सारे फैक्टर के अंदर है। सो आप एक मैन्युफैक्चरर एक डायरेक्ट अपने हर कस्टमर के पास नहीं पहुंच सकता। तो अगर आपको पता है कि मेरे नंबर ऑफ बायर क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो आप जितना ज़्यादा लंबा करते जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि अब मैं कहूँ कि आपके फ़ोन में, ठीक है, आपके फ़ोन में अप्रोक्स मान लेते हैं 500 कॉन्टैक्ट है, ठीक है, और इनके कॉन्टैक्ट में आपका कनेक्शन है। अब इनका भी कनेक्शन किसी और के साथ होगा, 500 के साथ और होगा, इनका कनेक्शन किसी और 500 के साथ होगा, है ना। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लंबे चैनल को यूज़ करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो। अच्छा, मेरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस ही बात है सिलेक्टेड पर्सन ही मिलेंगे, सिलेक्टेड कस्टमर्स ही मिलेंगे इस प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए। सो मैं क्या करूँगी, आपका शॉर्ट चैनल को यूज़ करूँगी। दैट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ मैं डायरेक्ट चैनल का यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री जो फाइनल कंज्यूमर होने वाला है वो इंडस्ट्रियल यूज़र होने वाला है, वो चीज़ों को सामान बनाने में भी यूज़ कर सकता है, वो आगे उसका एज ए स्पेयर पार्ट आगे पहुँचाने में भी काम हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जाते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ द चैनल। चैनल को चॉइस करने में, इसकी मुझे डायरेक्ट यूज़ करना चाहिए, मुझे इनडायरेक्ट यूज़ करना चाहिए, मुझे कौन सा यूज़ करना चाहिए, डिपेंड करता है आपकी 4 फैक्टर्स के ऊपर कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। प्रोडक्ट कंसिडरेशन के ऊपर होता है, एक मार्केट कंसिडरेशन के ऊपर होता है, एक कंपनी कंसिडरेशन होता है, एक मिडल मैन कंसिडरेशन होता है। सबको समझते हैं 1 by 1, बहुत इजी कंसेप्ट है। प्रोडक्ट कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि आपके प्रोडक्ट की फीचर्स कैसी है उनके ऊपर बेस करते हैं
कि आपका प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, कि जल्दी ख़राब तो नहीं हो जाएगा, ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है या नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो भी हमने डिस्कस किया कि आपका अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होगा तो आप कैसा यूज़ करेंगे, डायरेक्ट चैनल को यूज़ करने वाले हैं इन केस ऑफ द इंडस्ट्रियल यूज़र। अगर आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो आप ऑब्वियस ही बात है इनडायरेक्ट चैनल को यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या होंगे, नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा होंगे, सभी तक पहुँचना एक मैन्युफैक्चर के लिए पॉसिबल नहीं है। दैट्स द रीज़न वो बीच में इंटरमीडिएटरीज को इंक्लूड करते हैं, राइट। पेरिशेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सामान की ड्यूरेशन कितनी है। अगर सामान की ड्यूरेशन क्या है, वो 1 हफ्ता या मैं कहूँ कि 3 दिन ऐसे कुछ चलेगा, तो ऑब्वियस ही बात है आपको जल्दी से जल्दी क्या करना पड़ेगा, सामान कस्टमर तक पहुंचाना पड़ेगा। क्या ऐसा है कि आप उसको ज़्यादा लंबे टाइम ड्यूरेशन तक ऐसे प्रोसेस में लेकर आओगे, नहीं। जैसे कि इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल होता है आपके जितने भी आप डेली रूटीन पे यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपने आज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, उसकी प्रोसेस में इंटरमीडिएटरीज काफ़ी सारे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है पिज़्ज़ा तो वैसे ही ठंडा हो जाएगा, वैसे ख़राब हो जाएगा, है ना। तो पेरिशेबल जितनी नेचर के प्रोडक्ट होंगे उनके अंदर फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ करने वाले हैं कि हम क्या कर सके, प्रोडक्ट को फ्रेश पॉइंट में भेज सकें, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात की जाए, कॉम्प्लेक्सिटी दैट मीन्स कि आपका जो प्रोडक्ट है वो टेक्निकल नेचर का है या फिर सिंपल है। टेक्निकल नेचर ऑब्वियस ही बात है, मशीनरी होने वाली है, टूल्स होने वाले हैं, इक्विपमेंट होने वाले हैं, मेडिकल्स के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वे होने वाले हैं, ठीक है। अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स नेचर है तो ऑब्वियस ही बात है, पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने से पहले जिसको थ्रू हम भेज रहे हैं वो ज़रूर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। कहते हैं कि अगर वो स्किल्ड पर्सन हुआ इंटरमीडिएटरीज तो बेनिफिट रहने वाला है कंपनी को, ठीक है। क्या ज़्यादा सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करना, अदरवाइज नुकसान होने वाला है, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए ना कि किसी प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। जैसे आप कोई भी कॉस्मेटिक लेके आते हो, ठीक है, उसको किस डायरेक्शन में यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, जब तक नेक्स्ट पर्सन आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा, आपको बताएगा नहीं, कि आपको पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। दैट्स रीज़न ये बोला गया है कि इस तरीके के चैनल में ज़रूरी होता है कि स्किल्ड इंटरमीडिएटरीज होनी चाहिए who can providing the after sale services and the detail the product the information। आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देने में बिल्कुल कैपेबल होना चाहिए कि हाँ ये मशीन इस तरीके से यूज़ होने वाली है, हाँ ये ट्रीटमेंट ऐसे लेना होगा, वो स्पेशलाइज पर्सन होना चाहिए, ठीक है। यूनिट वैल्यू की अगर बात की जाए, मीन्स की जो भी यूनिट आप खरीद रहे हो उसकी वैल्यू क्या है। अगर मैंने कहा कि कोई बहुत ज़्यादा लग्जरी सामान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा सामान है, कम यूनिट में, मीन्स की मान लीजिए 1 ग्राम है, मैं कह रही हूँ कि आपको 10 ग्राम अगर गोल्ड लेना है तो कितने का है, अप्रोक्स मैं मान के चल रही हूँ 75,000 रुपीज़ का, ठीक है। मैंने कहा कि 10 ग्राम गोल्ड जो है 75,000 रुपीज़ का, क्या आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरमीडिएटरीज को इंक्लूड करेंगे? भाई वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा कि मैंने 10 ग्राम की जगह 100 ग्राम लिया है तो कितने का हो गया, 7,30,000। अगर मैं कहूँ कि मैंने 1 किलो का ले लिया तो ये करोड़ों में बात चली जाएगी, है ना। क्या होगी, 1 किलो की ईंट होती है, बिल्कुल इतनी छोटी सी होती है ना, गिर जाए तो पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा हाई वैल्यू होने वाली है उतना ज़्यादा हम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। दैट मीन्स हम वहाँ पर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, राइट। समझ में आया। बल्कीनेस का मतलब क्या होता है, ज़्यादा सामान, हैवी सामान, ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे, ऑब्वियस है आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल का यूज़ करने वाले हैं। अगर आप कम कम क्या करने वाले हैं, सामान को खरीदने वाले हैं, तो ऑब्वियस ही बात है आप इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ करने वाले हैं। मैं आपको ही बोलूँ कि जैसे कि आपको क्या करना है, आपको ये घर शादी थी, आपने फर्नीचर का सामान खरीदा, ठीक है, आपके पास काफ़ी सारा सामान था, क्या आप उसको एक एक करके लेकर आएंगे हैं? एक बार ट्रक में आपने लोड किया आपके बेड को, आपने एक बार ट्रक में लोड किया आपके जो डैशिंग टेबल को, ठीक है, उनको आप लोड कर रहे हो, क्या आप एक एक करके लेके आओगे? नहीं ना, आपके पास बल्क में सामान है, आप एक बार ही एक बड़ा ऐसा बड़ा टैंकर करेंगे जिसके अंदर क्या करने वाले हैं, आप सारे के सारे सामान को लोड करेंगे, देन फाइनली आप अपने कस्टमर तक पहुंचा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की फीचर्स के रिगार्डिंग बात हुई। अब बात कर लेते हैं मार्केट कंसिडरेशन की, कि आपकी मार्केट कैसी है। आपने देखा कि जहाँ मेरा जो सामान है ना, वो कौन सी मार्केट में जाने वाला है, वो इंडस्ट्री मार्केट में जाने वाला है, वो कंज्यूमर मार्केट में जाने वाला है। आप इसको प्रोडक्ट से भी रिलेट कर सकते हो कि वो प्रोडक्ट कौन सा है, कंज्यूमर प्रोडक्ट है या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। अब मार्केट में भी ऐसा है, वही सेम पैटर्न है कि अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस ही बात है शॉर्टर होने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात की जाए आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो वहाँ पर क्या होने वाला है, आप काफ़ी सारे इंटरमीडिएटरीज को इंक्लूड करने वाले हैं। साइज ऑफ मार्केट के बारे में बात की जाए, मीन्स की जो मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है या बहुत ज़्यादा छोटी। अब मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ कस्टमर के बारे में कि आपके जो कस्टमर क्या होंगे, जितने ज़्यादा होंगे ऑब्वियस ही बात है उतना
आपको लंबा प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा, दैट मीन्स इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर जियोग्राफिकली लेवल आपका लार्ज है तो कंपनी को जरूरत होगी कि रिलाई करे वो मल्टीपल इंटरमीडिएरीज के ऊपर, मीन्स कि काफ़ी सारे इंटरमीडिएट की इनडायरेक्ट चैनल को यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे ना फूड कंपनी, जैसे मैं आपको बात की जाए तो अगर मान लीजिए हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, आपके फ्रेंड्स ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर 143 से करोड़ जो जनसंख्या है वो ऊपर जा चुकी है। अब इतनी सारी जनसंख्या क्या कर रही है, ऑर्डर कर रही है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की जा रही है, ऑनलाइन सामान मंगवाया जा रहा है। सो ऑब्वियस ही बात है, एक अकेला मैन्युफैक्चरर ऐसे भाग भाग के इतने सारे लोगों के पास तो नहीं जाएगा, क्योंकि टोटली पॉसिबल ही नहीं है। सो यहाँ पर बात की जाती है, अगर आपकी मार्केट का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपको ज़रूरी है कि आपको इंटरमीडिएट्स यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आपके प्रोडक्ट का साइज भी, मीन्स की ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ज़रूरी है कि आपको बिग लॉट्स में आपने खरीदा है, बल्क में खरीदा है, तो आपको डायरेक्ट को यूज़ करना होगा, अदरवाइज आप इनडायरेक्ट यूज़ करेंगे। अच्छा, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के बारे में बात की जाए मार्केट के अंदर है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का मतलब क्या है कि कंज्यूमर किस फ्रीक्वेंसी से सामान खरीद रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। अगर कंज्यूमर डेली बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो वहाँ पे इनडायरेक्ट यूज़ किया जाएगा। अगर वही बस एक पॉइंट माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्या कि उस कंज्यूमर जो प्रोडक्ट का यूसेज कैसे हो रहा है। अगर प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले ज़्यादा हैं, ठीक है, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, पेरिशेबल है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे पेरिशेबल आएगा, ठीक है। अगर प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, आप बल्क में खरीद रहे हो, ठीक है, आप प्रोडक्ट को स्मॉल क्वांटिटी में खरीद रहे हो, तो ऊपर वाली कैटेगरी में आपको इनडायरेक्ट यूज करना पड़ेगा, नीचे वाली में आपको डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा नेचर को समझो कि आप अगर इसकी जगह होते तो आपको क्या करना पड़ता। कंपनी कंसिडरेशन की अगर बात की जाए तो कंपनी के अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज के बारे में ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि कंपनी कितनी चीज़ों में डील कर रही है, कंपनी के पास कितना पैसा है। अगर आपके पास एक्सटेंसिव फाइनेंस है, दैट मीन्स आपके पास अवेलेबल सफिशिएंट अमाउंट में फाइनेंस है, तो ऑब्वियस है कि आप क्या करने वाले हो, आप अपने डायरेक्ट चैनल को यूज़ करने वाले हो। क्योंकि आपको पता है, एक बात बताऊँ, इसके अंदर जो आप चैनल को यूज़ कर रहे हैं, ये जो अगर मैं कहूँ कि मैंने कहा कि जो मेरा मेन पर्सन है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर है, सॉरी प्रोड्यूसर है, यहाँ पर है होलसेलर, यहाँ पर है रिटेलर, देन फाइनली कस्टमर के पास जा रहे हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर ने सामान को बनाकर बेचा कितने में, 100 रुपये में, इसने अपना मार्जिन जोड़ दिया 130 कर दिया, इसने अपना मार्जिन जोड़ दिया 140 कर दिया, फाइनली ये कस्टमर को बेचने वाला है ये सामान 200 रुपये का। तो आप देख रहे हैं जो सामान 100 रुपये का बिका था वो फाइनली कितने में जा रहा है, 200 में जा रहा है। तो कस्टमर के लिए ये एक्सपेंसिव भी तो है, बट अगर बात की जाए फर्म के ऑर्गेनाइजेशन के पास, मीन्स की प्रोड्यूसर के पास अगर सफिशिएंट अमाउंट में फाइनेंस हुआ तो वो डायरेक्ट अपना चैनल किस में शिफ्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट अपने कस्टमर को बेच सकते हैं। वो 100 की बजाय अगर वो 200 में भी ना बेचेगा ना, तो अगर वो 150 में भी बेचेगा ना तब भी इसको फायदा है, अगर वो 140 में भी बेचेगा तब भी इसको फायदा है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ें देखी जाती है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे हैं। अगर आपके पास भरपूर मात्रा में पैसा है तो आप ऑफर करेंगे कि आप डायरेक्ट चैनल का ही यूज़ करें, क्योंकि आपका एक तो लिंक बन रहा है कस्टमर के साथ, दूसरा बीच में कोई भी पर्सन नहीं आ रहा, वो एक्स्ट्रा में पैसे ऐड नहीं कर रहे हैं, तीसरा आपका कस्टमर के ऊपर ये हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन बन रहा है उसके ऊपर मोर कंट्रोल है, ठीक है। अगर लिमिटेड है तो ऑब्वियसली बात है आपको इंटरमीडिएरीज को नीड होगी ही होगी, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन एंड द रेंज के बारे में बात की जाए, अगर आप जितनी ज़्यादा वैरायटी प्रोडक्ट की प्रोड्यूस करेंगे, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ वैरायटी आपके पास होगी, उतने ज़्यादा क्या रहने वाले हैं, आपको इंटरमीडिएरीज को यूज़ करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस भी मैटर करता है कि लास्ट ईयर एक्सपीरियंस क्या रहा था। जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, कि जैसे मैंने आपको ये हमारा ही एग्जांपल दिया, जब हमारे घर शादी थी तो हमने एक एक करके सामान नहीं मंगवाया था, ठीक है। हमने बिल्कुल एक बहुत बड़ा ट्रक, क्या जो व्हीकल है, ट्रक जिसे हम कहते हैं, वो हमने बुक किया था और उसके अंदर सारा का सामान, इवन फर्नीचर का भी, इलेक्ट्रिसिटी का भी, जिसकी कि हमारे पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी थी, कम होगी थी। तो फाइनली मेरा जो एक्सपीरियंसेस है वो भी ये मैटर करेगा कि हाँ कि मैं कौन सा चैनल यूज़ कर रही हूँ, राइट। कंट्रोल प्रेफरेंस के बारे में बात की जाए, कंट्रोल प्रेफरेंस का मतलब क्या, ऊपर मैंने आपको बताया, अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहता कि मेरे और कस्टमर के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आए, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे कस्टमर के ऊपर डायरेक्ट रिलेशन बनाना चाहता हूँ, कंट्रोल करना चाहता हूँ। तो ऑब्वियस ही बात है मैं क्या करने चाहूँगी, इस वाले मेथड को नहीं यूज़ करूँगी, मैं इसकी होलसेलर रिटेलर को बीच में नहीं आने दूंगी, राइट। अगर मेरा मोटिव ये है कि मुझे कंट्रोल खुद करना है, ठीक है। अगर आप मोर कंट्रोल करना चाहते हैं तो ऑब्वियस ही बात है आप क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट चैनल का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा,
हमने 3 पॉइंट से पढ़ लिया कि प्रोडक्ट के कंसिडरेशन के हिसाब से, कि इसकी यहाँ पे हमने देखा प्रोडक्ट की फीचर के बारे में डिस्कस किया, नेक्स्ट हमने मार्केट के फीचर के बारे में डिस्कस किया, फिर उसके बाद कंपनी के अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया, देन आ जाता है मिडल मैन दैट मीन्स जो बीच में ये पर्सन है ना, ये होलसेलर रिटेलर है, इनके बारे में। अगर मैं कहूँ, देखो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, मैंने कहा कि अगर होलसेलर को इंक्लूड करने से मेरा खर्चा ज़्यादा बन रहा है तो ऑब्वियस ही बात है मैं इंटरमीडिएरीज को यूज़ नहीं करने वाली, तो डायरेक्ट मेथड यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, मेरे को ये लग रहा है कि ज़्यादा पॉपुलेशन है और इन पॉपुलेशन तक पहुंचने के लिए होलसेलर, रिटेलर और ये एजेंट, ब्रोकर, ये मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, जिसके कारण मेरा प्रोडक्शन बहुत अच्छे से स्मूथली चल रहा है। सो ऑब्वियस है मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करने वाली हूँ। मीन्स कि आपको आस्पेक्ट समझना है बच्चे, कि आपको आस्पेक्ट क्या दिया हुआ है, कि आपके पास रिसोर्सेज देखने हैं, आपका प्रोडक्ट का नेचर देखना है, आपकी पेरिसिबिलिटी देखनी है, ठीक है, आपको परफॉर्मेंस देखनी है, आपका कंट्रोल देखना चाहते हो तो आप वो देखना है, ठीक है। आपने देखा कि मेरे पास जो मिडिल मैन है वो अवेलेबल है या नहीं है, राइट। तो आप ये देखेंगे कि जैसे कि मैंने कहा कि कोई टेक्निकल प्रोडक्ट्स है तो आपको ज़रूरी है कि उन टेक्निकल प्रोडक्ट्स को एग्जैक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अपने कस्टमर को, उनको स्किल्ड वर्कर चाहिए होंगे, राइट। तो अगर वो स्किल्ड वर्कर नहीं मिले तो ऑब्वियस ही बात है आपको डायरेक्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा, अगर नहीं मिल गए तो बीच में इंटरमीडिएरीज आ सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द मिडल मैन, अब वो मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि देखो ये इन्होंने अपनी अपनी कॉस्ट बढ़ा दी है। 100 रुपये का सामान आगे जाके कहीं ना जाके, इसका देखो इसका मार्जिन कितना है, 30 रुपये है, ठीक है। इसका मार्जिन कितना है, ये इसने 130 में खरीदा हुआ तो बेच रहा है ये 200 रुपये में, ठीक है। तो ये क्या है, इसका है 60 रुपये। तो यहाँ पे जो मार्जिन है, ये जो कॉस्ट है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ साथ ये बीच में भी चार्ज करते हैं, कहते हैं कमीशन चार्ज किया। अगर वो कॉस्ट ज़्यादा है तो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, अदरवाइज सिंपल यूज़ करेंगे। मार्केट कवरेज बाय द मिडल मैन, अगर आपको ये लग रहा है, मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो इन इंटरमीडिएरीज की मदद से आप पूरी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को फैला पा रहे हो, मीन्स कि अपना स्प्रेड कर पा रहे हो, एक्सपेंशन कर पा रहे हो अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने इंटरमीडिएरीज का यूज़ करें बहुत अच्छे तरीके से। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो अगर दिक्कत है तो प्लीज़ बताइए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, कि रेपुटेशंस एंड द रिलायबिलिटी का मतलब है कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारा जो मिडल मैन है वो रिलायबल होना चाहिए, जो सामान मंगाया है वही आना चाहिए, जो क्वालिटी मंगाई है वही आना चाहिए, जितने प्राइस मंगाए वही आना चाहिए। ये नहीं है कि वो विंडो ड्रेसिंग कर दे, कि क्वालिटी लो कर दे, प्राइस उतना ही रखे, या फिर वो कहे क्वालिटी इतनी है, प्राइस आपको ज़्यादा बोल दे कि हाँ पीछे से सामान महंगा आया है जी, अब की बारी इतना का लगने वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कि एक जो रिलायबल कस्टमर होना, रिलायबल इंटरमीडिएरीज होनी चाहिए, बीच में जो ब्रोकर्स हैं, होलसेलर है, रिटेलर्स है, ये आपका रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट किस किस के कारण आते हैं? दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चैनल के जब हम चॉइस करते हैं ना, तो वो आपको काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट बेटे आपको वर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, हॉरिजेंटल पे भी आ सकते हैं, मल्टीपल। समझो इस बात को, ध्यान से सुनना। एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, या फिर मैंने आपको ऊपर गाड़ी का एग्जांपल लिया था, ठीक है। अगर मैंने कहा कि ये जो गाड़ी का एग्जांपल है यहाँ पर है, ये यहाँ पर मेरे को फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करना है, मुझे कार बनानी है, ठीक है। और कार बनाने के लिए ऑब्वियस ही बात है काफ़ी सारे लेवल होंगे, किसी से कोई सामान लिया होगा, किसी से कोई सामान लिया होगा। मान लीजिए कोई एक पर्सन क्या कर रहा है, इक्विपमेंट में टूल, जो कि इसके टूल हैं उनके अंदर डील कर रहा है, ये क्या कर रहा है, टायर्स के अंदर डील कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इंजन के अंदर डील कर रहा है, ठीक है। ये देखो अलग अलग लेवल है, लेवल डिफरेंट है बेटे, ठीक है। हर एक कंपनी के क्या होते हैं, ये सभी लेवल्स अलग अलग होते हैं। मैंने कहा कि अगर मेरा कॉन्फ्लिक्ट क्या है, अगर मेरा कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट लेवल में है, ठीक है, एक ऊपर वाला लेवल है टूल्स के अंदर और एक मेरा इंजन वाले लेवल के अंदर, टायर के अंदर वाले, इन दोनों के बीच में, डिफरेंट लेवल के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, कोई भी मिस कंडक्शंस हो रही है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। अगर मेरा जो कॉन्फ्लिक्ट है सेम लेवल पर हो, ठीक है, सेम लेवल पर हो, जैसे मैंने कहा कि मेरा जो डिपार्टमेंट है वो मेरा अकाउंट का डिपार्टमेंट है, अकाउंट के डिपार्टमेंट में दूसरे अकाउंट के डिपार्टमेंट है, तीसरा अकाउंट का डिपार्टमेंट है, हम सारे एक ही डिपार्टमेंट में हैं, ठीक है। डाटा को, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ये कहने का मतलब है जब हमारे पास जो लेवल जो होता है वो सेम होता है तब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो तो उसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अच्छा, मिक्सिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप एक तरफ क्या है वर्टिकल है, एक तरफ क्या है
हॉरिजॉन्टल है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, में इसकी डिफरेंट लेवल, डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट फंक्शंस के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे होते हैं, काजेस क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं। सबसे पहला होता है गोल की इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि देखो हर एक पर्सन का ना गोल अलग अलग होता है, राइट। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो मैन्युफैक्चरर होगा वो क्या चाहता है कि मेरा जितना भी सामान हो, मेरा जो सामान हो वो वाइड लेवल पे फैले, राइट, वो लो क्वालिटी, लो प्राइस के ऊपर। देखो मैंने यहाँ पे 100 रुपये में एक प्रोडक्ट बना के मैं सेल कर रही हूँ, ऑब्वियस है, तो मैं चाहती हूँ कि इस प्रोडक्ट को आप हर जगह क्या हो, ये स्प्रेड हो। मेरा मेन मोटिव है कि मैं वाइड रेंज में क्या करूँ, अपने प्रोडक्ट की स्प्रेडनेस करूँ एट द लोअर कॉस्ट। बट जो रिटेलर है उसने देखो 60 रुपये मार्जिन कमाया है, उसका कोई मोटिव नहीं है कि मैं हर जगह सेल करूं, उसका बस मोटिव ये है कि मैं प्रॉफिट जनरेट करूं और अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करूं। अगर ऐसा बात आ जाती है तो यहाँ पे गोल के रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है डिफरेंट पेयर के अंदर। अब देखो मेरा जो पेयर है, अब देखो यहाँ पे जो लेवल है ये है मैन्युफैक्चरर लेवल, ठीक है, मेरा लेवल अलग है, ये रिटेलर है। इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है वो कैसा है, वर्टिकल है, क्योंकि लेवल के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जाता है अनक्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ये तो सिंपल सी बात है, ये हमारे यहाँ पे भी लागू होती है। जब आपको ये नहीं पता कि कौन करेगा, कैसे करेगा, किसने करना है, ये जब तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, क्या कोई इंसान काम करता है। इवन बात की जाए फैक्ट्री के अंदर, कंपनीज के अंदर, ये दो मेन ऐसे सेक्टर है जहाँ पर आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन करनी पड़ती है, अदरवाइज अपना अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, टेरिटरी एंड द क्रेडिट इशू। क्रेडिट इशू दैट मीन्स कि जो आपको कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है कि आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट कैन बी राइज व्हेन द सेल टेरिटरीज और द ओवरलैप और व्हेन द सेल पीपल फील दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर क्रेडिट फॉर देयर एफर्ट्स। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने एफर्ट किए, अब मैं कह रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एफर्ट कर रही हूँ, जब तक आपको समझ नहीं आएगा तो वो एफर्टलेस है, राइट। मेरी जो मेहनत है वो खराब चली जाएगी, है ना। तो मैं जितना मेरी तरफ से मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉपर समझ में आ जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको कम कम समझ में आता है, कुछ कहते हैं कि हमें तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, राइट। तो देखो ये डिपेंड करता है कि नेक्स्ट पर्सन के पॉइंट के ऊपर से कि आपका परसेप्शन क्या है, आप किस तरीके के लेवल है। देखो हर एक जो स्टूडेंट्स होते हैं ये एक यूनिक स्टूडेंट होते हैं, एक स्पेशल स्टूडेंट होते हैं, राइट। जिसको समझ में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उनकी और मेरी वाइब्स क्या हो रही है, मैच हो रही है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे इनके बीच में वाइब्स मैच नहीं हो रही है, राइट। तो ये बात देखी जाती है कि जितने एफर्ट एक सेल पर्सन ने किया है, अगर उसको फील हो रहा है कि वो एफर्ट उतना प्रॉपर उसको वापस रिटर्न नहीं मिल रहा है, सो वो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा ही होगा, मन में द्वंद क्रिएट होगा ही होगा। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस इन अ परसेप्शन, जो कि मैंने अभी आपको बताया। हर एक पर्सन के सोचने का जो तरीका होता है, मैं आपको कोई एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ, हर एक पर्सन क्या है उस इन्फॉर्मेशन का अपने बेसिस पे मतलब निकालेगा, है ना, मीनिंग निकालेगा। क्यों, क्योंकि आपकी नॉलेज अलग है, उनकी नॉलेज अलग है, इनकी नॉलेज अलग है, उन्होंने कुछ अलग से फेस किया, इन्होंने कुछ अलग फेस किया, इन्होंने कुछ किया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था परसेप्शन वाले यूनिट के अंदर, MC01 के अंदर जो परसेप्शन की यूनिट आई थी कि आपके रास्ते को बिल्ली काट देती है। कोई कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कहता है कि अपशगुन होता है, कोई कहते हैं कुछ कहते हैं, राइट। सो यहाँ पे परसेप्शन के बारे में बात की जा रही है। डिपेंडेंस ऑन द मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं क्या, कि मैन्युफैक्चरर अपनी चॉइस के बेसिस पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो अगर ऐसा है सो ऑब्वियस ही बात है वो मार्केट के जो कस्टमर हैं उनको लेकर नहीं चल रहा। अगर ऐसा है तो मार्केट के कस्टमर, एक सेकेंड, मार्केट के कस्टमर को लेकर ही नहीं चलेगा, सो क्या होगा, क्या इसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे होलसेलर? नहीं। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर के एस्पेक्ट को भी देखा जाता है कि क्या जो मैन्युफैक्चरर क्लियर बना रहा है, क्या उसको इजीली अडॉप्ट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। डिसएग्री विद द मैन्युफैक्चरर चॉइस, जो मैन्युफैक्चरर ने बनाया सामान उससे जो सामान खरीदने वाले हैं वो एग्री नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और इन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्यूशन करने के लिए ऑब्वियस ही बात है हमारा गोल क्लियर होना चाहिए, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। ये सभी के सभी इसके क्या आ जाएंगे, हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएंगे। देखिए पढ़ के क्या कहते हैं कि किस तरीके से हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले सुपर ऑर्डिनेट गोल्स होते हैं, दैट मीन्स जो भी आप गोल सेट करना चाह रहे हैं वो सारे के सारे गोल क्या होने चाहिए, हमें जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके साथ शेयर करना चाहिए, राइट। शेयर दैट मीन्स उनके व्यूज़ हमें भी रखने चाहिए, हमें उनके सामने रखने चाहिए। फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए सबके। ये कहते हैं कि तुम्हारी भी मान ली भाई, तुम्हारी भी मान ली मैंने, इधर वालों की मान ली।
ठीक है। तो वर्क टुगेदर बाय द एग्रीइंग ऑन द शेयर्ड गोल, शेयर्ड गोल के ऊपर हम सारे के सारे क्या करने वाले, काम करने वाले। तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिशमेंट होगा ही होगा। यहाँ पर जो पर्सनल जो व्यू है वो क्या किए जाएंगे, पर्सनल व्यू क्या किए जाएंगे, एक्सचेंज किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि तुम मेरी जगह पे आके देख तो तुझे पता चलेगा कि ये जो सिचुएशन है कितनी मुश्किल हैंडल करनी, राइट। तो इसी तरीके से मैन्युफैक्चर कहता है कि अगर किसी को लग रहा है कि ये सामान इस तरीके से नहीं, ऐसे बनना चाहिए था, ऐसे नहीं, तुम ऐसे करो, तुम मेरे पोजीशन पे आओ 1 महीने के लिए। नेता मूवी देखिए, वो कहते हैं कि तुम 1 दिन के लिए नेता बन रहे तो तुम देखो, देखता हूँ क्या कर सकते हो। तो ये कहते हैं कि आप अपनी जो स्विच करो अपने रोल को टेम्परेरी बेसिस पे के लिए, कि आप दूसरों की बातों को ईजिली अंडरस्टैंड कर सके, कि उनके चैलेंजेस को समझ सकें। क्लियर है? अच्छा, प्राइस कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? प्राइस कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आपके और आपके जो डिफरेंट लेवल है उनके बीच में प्राइस के रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट भी होता है कि भाई वो सामान इतने में बेच रहे हैं। आपको पता है एक बात कि जब आप मार्केट में जाते हो सामान खरीदने के लिए, तो अगर एक लाइन के अंदर एक जैसी दुकानें हैं, जैसे मैं मोस्टली सब्जियों का एग्जाम्पल ले सकते हैं, फ्रूट्स का एग्जाम्पल लेते हैं, जो रेडी होती है वहाँ पर आपको सेम प्राइस मिलेगा। ठीक है, अगर किसी ने कम प्राइस किया तो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर राइज हो जाते हैं, है ना। या तो उसकी पिटाई हो जाएगी या उसको यहाँ से दबा दिया जाएगा कि यहाँ से चला जा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन के सेक्शन में इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, चैनल इंसेंटिव्स होना चाहिए। दैट मीन्स लोगों के बीच में एक कॉपरेशन की भावना होनी चाहिए कि हम सबको कमाना है भाई। ठीक है, कंपटीशन करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, ये कहते हैं ना कि एक को अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट कब होता है, जब दूसरे को नुकसान होता है भाई, है ना। मार्केट का ये रूल है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियस ये आपको अगर प्रॉफिट हुआ है, वो जो पैसा आपको एक्स्ट्रा मिला है वो किसी के लिए नुकसान होगा, तभी आपको वो पैसा मिला। तो जो इंसेंटिव्स होना चाहिए, ठीक है, इवन मैं कहूँ कि जो आपके अंदर जो फीलिंग्स होनी चाहिए वो कोलैबोरेशंस की होनी चाहिए, दैट्स एज ए कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन्स के। मेंबरशिप होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जाता है 7 पॉइंट की डिप्लोमेसी और मेडिटेशंस एंड द आर्बिट्रेशंस का मतलब क्या है। डिप्लोमेसी का मतलब होता है अगर इनकेस कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाए, अगर इनकेस कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाए, दोनों साइड की पार्टी आएंगी खुद अपने आप। देखो, एक तो ये क्या कर रही है, दोनों आपस में बातचीत करके सुलह मशवरा कर रही है। मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी आई, इनके बारे में बात सुनी, फिर फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ किया, बात हो चुकी है, क्लियर। फिर आ जाता है आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है कि दो पार्टीज के बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, उनके बीच में थर्ड पार्टी आई और थर्ड पार्टी ने इनके दोनों की बातों को समझा और फाइनली इसी ने कंक्लूजन ड्रॉ किया और इसके डिसीजन को क्या किया जा रहा है, थर्ड पार्टी के डिसीजन को माना जा रहा है दोनों पार्टी के द्वारा, उसे हम आर्बिट्रेशन कहेंगे। यहाँ पे सलाह मशवरा करके तीनों ने बातचीत करके क्या कर लिया है, कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर दोनों आपस में कर रहे हैं, इसमें किसी भी थर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं। यहाँ पे हो जाता है आपका चैप्टर फिनिश। ठीक है, अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में टीम का नंबर दिया हुआ है। ठीक है, आप उनसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। आपको ₹9 पे करना होगा इस पर्टिकुलर पीडीएफ के लिए। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन हो गए हैं कि मेजर डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट हमने डिस्कस किए, इंडस्ट्री गुड्स के रिगार्डिंग हो या फिर कंज्यूमर गुड्स के रिगार्डिंग, सब में सेम जैसे चलते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, चैनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं। सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर क्वेश्चन आया, पता है इस बात का। फंक्शंस के ऊपर ये रहा क्वेश्चन, सबके सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। उम्मीद करेंगे जो चैप्टर है बहुत आसान लगा होगा, सिंपल सा है। बस हाँ, ये बात ध्यान रखना कि किसके विद रिस्पेक्ट आप बात कर रहे हो। अगर कस्टमर के विद रिस्पेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात अपने आप को कस्टमर मान लेना। अगर आप मैन्युफैक्चरर को एज अ मैन्युफैक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो आप अपने आप को मैन्युफैक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे एस्पेक्ट को देखेंगे कि प्रोडक्ट आने से प्रोडक्ट जाने से। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, लॉजिस्टिक वाला चैप्टर है। ठीक है, सो चलो।